क्या भारत ने रूस को और अमेरिका को साध लिया है या फिर अमेरिका को साधने का हमने कोई तरीका निकाला है? देखिए, भारत ने पूरा इंतजार किया समझदारी से, समय काल परिस्थिति का, कि कभी ना कभी यह भस्मासुर खुद के सिर पर हाथ जरूर रखेगा, जिसका नाम ट्रंप हो रखा है। हुआ यह कि जिस समय पर वेनेजुएला का केस चला, उस समय अमेरिका पूरी तरह आक्रामक रूस पर हो गया था कि तुम वेनेजुएला को तो बचा पाए नहीं, चाइना का तुम कुछ चाइना वालों तुम भी वेनेजुएला को नहीं बचा पाए, ऐसे में अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये जो छुट्टा ट्रंप था, ये पूरी तरह से हरकतों में जब दौड़ने भागने लगा, उस समय पर साउथ अफ्रीका के तट पर ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया। पैसिफिक ओशन में हुए इस युद्ध अभ्यास के अंदर बाकायदा एक्सरसाइज विल फॉर पीस के नाम से इसका आयोजन हुआ और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज में, ब्रिक्स जिसमें भारत भी शामिल है, उन कंट्रीज का, ब्रिक्स प्लस कंट्रीज का यहां पर एक मॉक ड्रिल तरीके से युद्ध अभ्यास होता है। बड़े सारे नौसैनिक बेड़े शामिल होते हैं, लेकिन भारत इस बेड़े में शामिल नहीं होता है। जनवरी 4 2026 को हुए इस पूरे इवेंट में भारत की तरफ से कोई नहीं था। कारण था, भारत किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत के लिए ब्रिक्स किसी प्रकार का सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन चीन ने, रूस ने मिलकर साउथ अफ्रीका के साथ इसका आयोजन एक युद्ध अभ्यास के तरीके से किया। भारत उससे किनारे रहा। भारत की अपनी निजी मित्रता बड़े सारे देशों से है, लेकिन भारत किसी भी ऐसी गुटबाजी में जो यूएन से इतर हो और सैन्य गठबंधन जैसी हो, आज तक शामिल नहीं हुआ है। युद्ध अभ्यास करता जरूर है, लेकिन उसे जब क्वाड के नाम से भी युद्ध अभ्यास होने की बात होती थी, तो मालाबार से भी भारत किनारा करता था कि सुनिए, अगर आप इसे क्वाड का सब्स्टिट्यूट मानकर चलते हैं तो हम एक्सटेंडेड नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खैर, यह एक युद्ध अभ्यास उस कालखंड में होता है जब वेनेजुएला पर ट्रंप की दशा चल रही थी। ऐसे में भारत ने रूस को पकड़कर साथ रखा कि सर, हम वहां पर तो नहीं हैं, लेकिन आपके साथ अपने पुरानी नीतियों के साथ चले आ रहे हैं। क्या किया हमने? हमने अपने पुराने मित्र के साथ अपने व्यापार वाणिज्यिक संबंध बनाए रखे। कैसे? भारत को हाल ही में एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं और एयरक्राफ्ट में अमेरिकी कंपनी बोइंग या फिर यूरोपियंस एयरबस जैसी कंपनियां ही वर्चस्व रखती हैं। इन कंपनीज के कंपटीशन में रूस ने अपनी कंपनी बनाई है। यूएस की जो कंपनी है यूएसी यूरोप में रूस के जितने भी, जैसे सुखोई जैसे या मिग जैसे फाइटर जेट बनाने वाली, जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनीज हैं, उनका एक गठबंधन है। इस यूएसी के तत्वाधान में जब यूरोप ने और अमेरिका ने रूस में फाइटर जेट्स, पैसेंजर व्हीकल बेचने से, हवाई जहाज बेचने से पाबंदी लगाई, तो उस दौर में रूस ने अपनी कंपनियों से कहा कि जो फाइटर जेट बना रही हो तो सवारी जहाज भी बना ही सकती हो। आपको ध्यान होगा कि पूरी तरह से रशिया यूक्रेन के चलते लगभग 4 साल पहले यूरोप और अमेरिका ने मिलकर अपने सभी ब्रांड्स को रशिया में काम करने से रोक दिया। सोचिए, हजारों जहाज अगर किसी देश के पास हो और उसे आप सुविधा देने से मना कर दो कि अब पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, तो उसका पूरा एविएशन सेक्टर ठंडा पड़ सकता था। लेकिन रूस ने अपनी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियों से कहा कि आप यात्री वाहन बनाइए, यात्री विमान बनाइए। तो इनकी सभी कंपनियां मिलती हैं, यूएसी नाम से कंबाइंड कंपनी बनाती हैं और वहीं से एक विमान, यात्री विमान बनाती हैं और उस यात्री विमान का नाम सुखोई सुपर जेट रखा जाता है। यह सुखोई सुपर जेट भारत के अंदर चला आता है। अभी विंग्स एरो इंडिया शो आयोजित किया गया हैदराबाद में, इनका बनाया हुआ एयरक्राफ्ट भारत की धरती पर था। विंग्स इंडिया 2026 के एयर शो में जो आयोजित हुआ हैदराबाद में, यूएसी यानी यूनाइटेड एरोस्पेस एरोक्राफ्ट कॉरपोरेशन का बना हुआ यह विमान SJ-100 के नाम से भारत में आता है और यह रीजनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। मतलब रूस ने इस दौर में, जिस समय दुनिया उसे विमान से रहित कर रही थी, उसने अपना यात्री विमान बना डाला। बनाया ही नहीं, उसे पूरी तरह से अपने इंडिजीनियस कंपोनेंट्स के साथ, जिसमें यूरोप का कोई नट बोल्ट भी नहीं लगा है, अपनी तरह का विमान बना दिया और बनाकर उसे भारत के अंदर जो विंग्स इंडिया एरोस्पेस का शो चल रहा था, वहां लाकर एयर शो में खड़ा कर दिया कि साहब, ये प्रोडक्ट हमारा है, इसे आप खरीदिए और चूंकि हम यूरोप से सस्ता देंगे,
आपकी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बेहतर होगा, नैरो है, छोटा है और आपके लिए बहुत काम आएगा छोटे एयरपोर्ट्स को जहां 100 से 90 से 100 पैसेंजर्स ले जाने हो, आप इस विमान को यूज करिए। भाई साहब ये लेकर के इसे यहां पहुंच जाते हैं। भारत के अंदर सिविल एविएशन मिनिस्टर इसको इंस्पेक्ट करते हैं, घूमने जाते हैं। बात क्या होती है? बात यह होती है कि एचएएल के साथ में तैयारियां की जाती हैं, हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। कहा जाता है कि सर आप और यूएसी मिलकर क्या हम इसे इंडिया में बना सकते हैं? यहां से परमिशन हो जाती है कि ठीक है, SJ-100 जो यात्री विमान है इसे एचएएल के द्वारा बनाया जाएगा भारत में। और साथियों, भारत में इसके निर्माण के लिए यूएसी पूरी तत्परता से तैयार हो जाता है। लेकिन भारत ने पहले 6 यात्री विमान बने बनाए खरीदे हैं। भारत की एक फ्लेमिंगो एरोस्पेस नाम की कंपनी ने इनके साथ टाई अप किया। एक यात्री विमान जो रूस ने अभी समझिए इजाद ही किया है, वो अब भारत में भी बनने लगेगा। इतना ही नहीं, 6 रेडीमेड भी हम अपने लेवल पर इन लोगों से परचेज करने जा रहे हैं। यह वो विमान है जो कि रूसियों के द्वारा बनाया गया, भारत के द्वारा सराहा गया और भारत ने जिसको क्रय करके, जिसके साथ एग्रीमेंट करके रूस पर अपना विश्वास व्यक्त किया कि आप अपने सामान के लिए परेशान मत होइए क्योंकि यह सैंक्शन प्रूफ है, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी विदेशी कंपनी का नहीं लगा है रूस के अलावा, तो इसे खरीदने में किसी प्रकार के प्रतिबंध हम पर लागू नहीं होंगे। भारत अपनी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस विमान को अब परचेज कर सकेगा। यह है SJ-100 की कहानी जो कि एचएएल के और यूएसी के मिलने से होनी है पूरी। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने रूस को तो साधा ही, लेकिन इनका भी तोड़ निकाला, जो आए दिन हमको टैरिफ की धमकी दिया करते थे। ट्रेड के नाम पर हाल ही में एक बात बाहर निकल कर आई। ट्रंप को मजा आ रहा है, भारत के इतने सारे लोग हैं, सोशल मीडिया पर उसको बड़ी फुटेज मिलती है। भारत के ट्रेड डील के नाम पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। भारत के साथ व्यापार ना भी हो, पूरी दुनिया उसके लिए है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर कुछ बिलियंस डॉलर उस भारत से नहीं मिलते तो क्या है, लेकिन बड़ी मात्रा में फुटेज तो मिलती है। ये भाई साहब ट्रेड डील को खींचे चला जा रहा है, 1.5 साल से ऊपर होता आया। जेडी वेंस तक के बारे में आरोप लगा कि वो नहीं चाहता था कि वो हमारे देश के साथ एग्रीमेंट करे। भारत ने ट्रेड डील में लगे टैरिफ का तोड़ निकाला। अमेरिका ने भारत पर 25% ही टैरिफ लगाया था, अतिरिक्त 25% तो पनिशमेंट था कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हो। उनसे पूछा आपको क्या दिक्कत है? बोले हमसे यूरोपियन देश कहते हैं कि भारत जब तेल खरीदता है तो उससे जो पैसा मिलता है रूस को, वो रूस उन्हीं से यूक्रेनियंस को मारता है, इसलिए भारत युद्ध के ब्लड को फाइनेंस कर रहा है। ऐसे में यूरोपियन देशों की शिकायत पर ट्रंप नामक एक प्रिंसिपल ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, 25% सैंक्शन कि आप हमें सामान नहीं बेच पाएंगे। किया किसके लिए? इन लोगों के लिए। भारत ने इन्हीं का हाथ थाम लिया कि सुनो, तुम इधर आओ, तुम्हें दिक्कत है, आओ तुम्हारे साथ व्यापार करते हैं। तुम्हारे शिकायत की थी ना वहां जाके, तुम्हारी तो उन्होंने फूलझड़ी बना करके बत्ती लगाई। अब एक काम करो, छोड़ दो उनको, आप हमारे साथ ट्रेड डील करो। भारत ने ट्रेड डील की। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत अमेरिका से ज्यादा व्यापार करता है, करने के साथ साथ लाभ भी कमाता है। हम हर साल लगभग $17 बिलियन का मुनाफा कमाते हैं। भारत ने 2030 तक का इन्हीं के साथ $200 बिलियन का टारगेट रख लिया कि हे अमेरिका, अगर तुम्हें लगता है कि $45 बिलियन हम तुमसे कमाते हैं, तो इस पैसे की एवज में अगर तुमको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो धंधे हमारे पिटेंगे जरूर, लेकिन इसका बाईपास रूट बनाएंगे। इंटरेस्टिंग क्या था इस पूरी कहानी में, भारत को पेट्रोलियम भी एक्सपोर्ट करना था यूरोप को। यूरोप ने क्योंकि रशिया पर खुद ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो वो तेल परचेज नहीं कर पा रहा। भारत ने यहां खेला खेला। भारत ने यह किया कि आपको हम तेल रिफाइन करके देंगे, चिंता छोड़ो हम कहां से देंगे। हमने क्या खेला खेला, अब सुनिएगा साहब। आपको याद होगा ट्रंप ने भारत के लिए ही रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल करके जो रूसी कंपनी थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह कहते हुए कि यूरोपियन देशों को आप तेल बेचते हो जबकि यूरोप तो खुद पीड़ित है, आप तेल मत बेचो। भारत ने कहा हम सस्ता तेल बेचते हैं, यूरोप को हमारे तेल की जरूरत है, जबकि भारत तेल को रिफाइन करके पैसे कमाता था। हमारी असल कमाई क्या थी कि हम क्रूड ऑयल लेकर आते थे, जामनगर रिफाइनरी में साफ करते थे और उसको वहां पर पका पकाया माल बनाकर पेट्रोल डीजल के फॉर्म में इन लोगों तक बेच देते थे। रिफाइनरी का काम
हम करते थे। भारत के इस रिफाइनरी प्रोसेस से ये महाशय नाराज हो गए। इनने कहा कि आपके लिए रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल जो रशियन कंपनी है उन पर प्रतिबंध लगा रहा हूं, आप तेल नहीं खरीदोगे। ठीक है साहब, हम तेल नहीं खरीदेंगे। यूरोप से हमने ट्रेड डील कर ली कि हम आपको तेल बेचेंगे। अब ये भी परेशान, खरीदोगे है नहीं, बेचोगे कहां से, तुम्हारा तो खुद 85% इंपोर्ट होता है। हमने खेला किया। हमने खेला क्या किया कि ट्रंप ने हमको तेल बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, रूसी तेल बेचने पर प्रतिबंध लगाया, यही ना? ठीक है, हम खुद तो कंज्यूम कर सकते हैं, हम अपनी जरूरत के लिए तो अभी तक लागू हैं। हमने अपने व्यापारी व्यापारी भाई अंबानी को समझाया कि जाओ ट्रंप को कहो कि हम अपने लिए तेल खरीद लें। बोले हां खरीद लो। साहब जाकर के अंबानी जी समझा आए ट्रंप को कि हम सब इंडिया के लिए तेल खरीदना चाहते हैं, 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन की हमारी जरूरत है। ट्रंप ने कहा तथास्तु, जाओ खेल लो भाई। 1.5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से हम अपने लिए तेल खरीदने लगे। जामनगर रिफाइनरी रशिया से तेल खरीदेगी 1 फरवरी से फिर से। किसके लिए? भारत के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दुनिया भर के और जगहों से भी तेल खरीदेगी, खरीद करके रिफाइन करके रशिया से खरीद करके रिफाइन करके यूरोपियन देशों को बेचेगी। आप पूछेंगे देखा तो सही तो रहा, प्रतिबंध काम आ गए। अरे तो पहले क्या हो रहा था? पहले बाहर का तेल खरीदा, इंडिया में बेचा रिफाइन करके अपनी जरूरतों के हिसाब से। अब रूसी तेल यूज करके भारत में बेच रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है? पेट्रोल पेट्रोल रहेगा, डीजल डीजल रहेगा। अब हम कहीं और से खरीद कर, कुल मिलाकर आप 1.5 लाख बैरल पर डे अगर तेल रूस का खरीद करके अपनी जरूरत पूरी कर रहे हो तो भी बाकी कच्चा तेल खरीद के मुनाफे में तो बढ़ोगे। यह बात प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी घोषणा में कह दी। जब यूरोपियन यूनियन के देश आए थे उस समय प्रधानमंत्री की घोषणा आपने सुनी हो तो उसमें लिखा था कि भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी अभी 260 MMTPA है, जिसे बढ़ाकर हम 300 MMTPA प्लस करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम दुनिया में जल्दी ही पहले नंबर पर होंगे। पहले नंबर पर होंगे कैसे? हमने तो अपने यहां पर कोई तेल के कुएं तो लगा नहीं रखे, हम रिफाइन करते हैं। हमने खेला खेल दिया। अब इस खेले के प्रमाण देता हूं, प्रधानमंत्री ने यह वाला बयान दिया कैसे। अभी जब वो लोग आए थे, यूरोपियन यूनियन के लोग आए थे, तो देखो अल्टीमेटली हमें तेल बेचना है यूरोप को, बेचने के लिए कच्चा तेल खरीदना है दुनिया से, रूसी तेल नहीं बेचना है अकॉर्डिंग टू अमेरिका, रूसी तेल हम अपने पास बेचेंगे। सारा खेल ये भाई साहब करके चले आए। अब प्रमाण देता हूं आपको। अभी राष्ट्रपति ने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन जब आए थे, इनको अपने यहां पर भोज दिया था, भोजन के लिए बुलाया था, रात्रि भोज था, सब लोग इस तरह से टेबल पर बैठे थे। इनमें से एक तस्वीर को जब जूम करके देखा गया तो डोवाल साहब की बगल में छोटे अंबानी दिखाई दिए। भाई साहब रिलायंस रिफाइनरी के मालिक दिखाई दिए तस्वीरों के अंदर, आप यहां पर देख सकते हैं। अनंत के बड़े भैया आकाश यहां पर थे, डोवाल साहब के बगल में बैठे दिखाई दिए। खेला यहां रचा गया। क्या रचा गया कि यूरोप को तेल तो हम बेचेंगे, लेकिन तेल रूसी नहीं होगा तो कहीं और से लाएंगे। और इस काम को करने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी पटकथा रची कि हां साहब ट्रंप महोदय आप भी खुश रहो और हम यूरोप को तेल बेचेंगे। प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट में वो बात आप सबने सुनी होगी। कुल मिलाकर के अब रूसी तेल अमेरिका से बच करके अपने देश में यूज होगा, यूरोप को बिकेगा अलग देशों का तेल। और ये रही खबर आपके सामने कल की, जहां पर 1.5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से हम रूसी तेल खरीदने जा रहे हैं फरवरी से रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। उम्मीद है कि अब आपको सारे समीकरण समझ में आ गए होंगे। क्या हमने रूस को साध लिया? बिल्कुल साध लिया। क्या हमने यूरोप को साध लिया? बिल्कुल साध लिया। ट्रंप की शर्तों के अंदर से, क्योंकि हम तो कानून तोड़ना जानते हैं, हमने कानून में जो बची हुई लाइनें थी कि हमको तेल नहीं बेचना है, रूसी नहीं बेचेंगे, खुद के लिए यूज करना कर लो, बोले ठीक है हम खुद के लिए यूज कर लेंगे। पहले तक हम क्या कर रहे थे, हम 5 लाख बैरल पर डे तक तेल हम रूस से परचेज कर रहे थे। लेकिन अब खेल क्या हुआ, हमने कहा कि आप वेनेजुएला से भी तेल दिला दो, हम तो उससे भी लेने के लिए तैयार हैं, हम वो रिफाइन करके बेच देंगे। तेल बेच के पैसे कमाने हैं, हम उस काम में फिलहाल निकले हुए हैं। खेल हमने पूरी तरह से कर दिया। यह बात अमेरिकियों को समझ में आई। जब यूरोपियन यूनियन के लोग यहां आए हुए थे तो ये स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं, ये कहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन के लिए तो भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, वो ही जाकर समझौता कर लिए तो हमारा तो पोपट हो गया। तो होना ही था, तुम जबरदस्ती बिचौलिए बन रहे थे, तुम्हें कोई गांठ रहा नहीं था, तुम अपने व्यापार पर फोकस करते। भारत ने रूस को साध लिया, भारत ने यूरोपियन यूनियन को साध लिया, और तुम्हें भी, तुमसे भी तेल लेकर तुम भी अब राजी रहोगे कि भारत खेल गया। यही था गुट निरपेक्ष भारत का, यही था नाम आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी के साथ नहीं, हम सब के साथ हैं। और इसी को हम फाइनली जीतते हुए दिखाई दिए, जो अमेरिकियों के फ्रस्ट्रेशन में साफ दिख रहा है।
इसके साथ-साथ अब अमेरिकियों को भी नज़र आ गया कि भाई जल्दी चल लो, डील कर लेते हैं क्योंकि ये लोग तो अपना शॉर्टकट निकाल लिए। इसी के चलते भारत के साथ ट्रेड टॉक्स को लेकर अमेरिका की जो भारत के अंदर यूएस के जो सरगई गोर हैं, वो आकर के कल ही हमारे जयशंकर साहब से मुलाकात किए हैं कि सर ट्रेड डील पर क्या-क्या, कैसे-कैसे आगे बढ़ा सकता है, ज़रा बताइए। तो उम्मीद है कि समीकरणों को आपने समझने के लिए जो थोड़ा बहुत तार कनेक्ट किए हों, वो सही जगह जाकर लैंड हुए हों। अगर ये प्रयास पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अन्य साथियों से साझा कर दीजिए और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। पुस्तक अगर खरीदना चाहते हैं तो हमने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ऑर्डर कर लीजिए। साथ ही साथ में अपने हमारे कोर्सेज जो बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो जाइए और चेक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।